क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है, कार्बन टेट्राहेड्रल क्यों होता है, या कार्बन का नेचर वर्सेटाइल क्यों है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप चैप्टर में आगे बढ़ते हो तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी एक ओल्ड डेफिनेशन हुआ करती थी, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी आई, फिर होलर का सिंथेसिस आया और फिर एक मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें आपने पढ़ा कि कार्बन और यूजुअली जिसमें हाइड्रोजन होता है ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या दिया जाता है, हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दिया जाता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं से बात अपनी आगे स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से ही, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जो है बच्चों वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हुआ करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं उसको समझो आप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन या मैं कहूँ कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, सिर्फ टोटल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है या कोई एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे तो आप कहोगे कि वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपके सामने यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोकार्बन बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे मैंने ये एक हाइड्रोकार्बन बनाया। अब आप अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पर जो भी लगा हुआ है, यहाँ पर सभी जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हो इसे, क्योंकि ये सिर्फ किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर नोट करता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कार्बन कार्बन का ही, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये मैं एक और हाइड्रोकार्बन आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी हाइड्रोकार्बन है, बट इसमें भी सिर्फ क्या यूज किया गया है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात। अब दूसरी अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन तो हमेशा बच्चों सिंगल बॉन्ड पर ही लगेगा, आया ना, ठीक है। डबल बॉन्ड आपको जो देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात भी करनी हो तो आप यही कहो कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो हम क्या कहेंगे, या फिर कहीं किसी स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिले या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, ठीक है, तब दोनों ही केसेस में हम कहेंगे ये कैसे हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर है अनसैचुरेटेड, ठीक है। जैसे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा ना, ऐसे ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी डेफिनेशन इसी तरह की होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर सिर्फ क्या देखने को मिले हैं, सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, तो वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? ठीक है, तो स्लाइड हाँ ठीक है। तो अब मान लो ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही आपने अनसैचुरेटेड कहा है और सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड कहा है। अब इसमें आप क्या करोगे, इनको भी फर्दर क्लासिफाई कर दो। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन ये करा रहा हूं कि अगर सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड हैं उन सब को हम लोग नाम देंगे क्या? एल्केन। क्या नाम देंगे? अगर कोई पूछे एल्केन क्या होता है तो क्या आंसर करोगे? आप कहोगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या यूज हुआ हो? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, वो क्या कहलाते हैं? एल्केन। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर आपसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं, एक तो डबल और ट्रिपल। तो अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम होगा एल्कीन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाले हो गए, ये सिंगल बॉन्ड वाले हो गए। अच्छा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले अगर आ जाते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम एल्काइन होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने बोर्ड पर एक हाइड्रोकार्बन बनाऊंगा और आपको ये बताना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने ये बना रहा हूं। ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है? एक हाइड्रोकार्बन। पहली बात तो ये कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के भी अंदर ये कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है? एल्कीन, क्योंकि क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एल्कीन का एग्जाम्पल है। ओके, फिर से मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं और इस एग्जाम्पल के अंदर मैं सभी जगह सिंगल बॉन्ड का यूज कर रहा हूं। तो ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है। कैसा है? सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि क्या यूज हुआ है सभी जगह पर? सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है। सिंगल बॉन्ड अगर यूज होगा, है ना, तो हम क्या कहेंगे? वो सैचुरेटेड है। और ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या नाम रखा जाता है? एल्केन। ठीक है, केवल इधर ध्यान दीजिए, आपके नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है ना, एल्केन, एल्कीन। अब एल्काइन की बात करें तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लो। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो हम कहेंगे ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसका पर्टिकुलरली इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? एल्काइन। तीनों बातें याद हो गई? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन कब होगा? सिंगल बॉन्ड, जब सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे। एल्कीन कब होगा? जब आपको क्या दिखाई दे? डबल बॉन्ड। एल्काइन कब होगा? जब क्या दिखाई दे? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ये बात? ठीक, अच्छा, ये तो हो गया बच्चों हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की एक चेन आपके सामने आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह की चेन रहती हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ये कार्बन की एक चेन बना दी। क्या बना दी है? चेन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी सबको याद है ना, 4 होती है। कितनी होती है वैलेंसी? 4। ठीक है, तो कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा अपने चारों तरफ तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन को देखो, इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। इस कार्बन के चारों तरफ 4, इस कार्बन के चारों तरफ 4। तो हर बार कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करेगा, है ना, ये वाली बात क्लियर रखना। ठीक है, अब इस तरह से अगर वो पूरा कर रहा है तो ऐसी जो चेन बनती है ये स्ट्रेटली बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ रहा है? स्ट्रेट। तो हम कहेंगे इसको स्ट्रेट चेन है। ये कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन। और ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये वाली बात क्लियर रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपको कभी बनाने के लिए दिया गया C4H10, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पर आप अगर काउंट करो तो यहां पर कितने कार्बन थे? 3।
इसको अगर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे, स्ट्रक्चर से फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो आंसर है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करके बताओ कितनी है? 8। तो इसका स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्ट्रक्चर। ये क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पर यहां क्या लिखा है? फॉर्मूला। अब आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मान लो मैंने जब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया तो किसी बच्चे ने स्ट्रेट चेन को यूज किया। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि यहां पर अगर 4 कार्बन हैं, चारों कार्बन को वो स्ट्रेट में लगाएगा, एक स्ट्रेट चेन बनाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो जब स्ट्रेट चेन बना दोगे, अब इसके बाद क्या बचा? हाइड्रोजन को लगाना। हाइड्रोजन को जब आप लगाओगे तो एक कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे होने चाहिए? 4। 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड तो है पहले से, अब कितने और लगा सकते हो आप? 3। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आप मैक्सिमम ला सकते हो। ये समझ आता है? ठीक, फिर से इस वाले कार्बन के पास पहले से कितने हैं? आया ना, 2 है ना, तो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन लगा पाओगे? 2 ही लगा पाओगे, क्योंकि टोटल कितने चाहिए होते हैं हमेशा? 4। ठीक है, तो 2 ऊपर लगा दिए, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, फिर से इस वाले कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड हैं? 2 हैं, और टोटल चाहिए कितने से? 4। तो अभी इसमें से कितने हाइड्रोजन यहां लगाओगे? 2। अब हो गए ना इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड। अच्छा, इस वाले कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड हैं? एक ही है, इधर ही तो दिख रहा है। तो अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है लगाने की, बताओ कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? 3। तो यहां पर हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब आप अगर काउंट करोगे तो आप देखोगे हाइड्रोजन आपके कितने हो चुके हैं? 10। क्लियर है ये बात? मैंने जब आपको C4H10 को बनाने के लिए दिया तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, जरूरी है क्या सर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए? मैं तो ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं तो किसी दूसरे तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, तो बनाते हैं चलो। तो मैंने क्या किया, 3 कार्बन तो ऐसे रख लिए, ठीक है, और एक कार्बन मैंने यहां लगा लिया। अब ये स्ट्रेट चेन नहीं बन रही, ये क्या हो गई? ब्रांच चेन। अब ये ब्रांच बना दी हमने। क्या बना दिया है? इसकी ब्रांच निकाल दी ना। ये मान लो एक पेड़ है, उसकी पेड़ की ये क्या है? ब्रांच है ना। अब हमें इस पर फिर से क्या लगाने हैं? हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो इस कार्बन के पास अभी एक बॉन्ड है, कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए टोटल? 4 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो अब हम यहां पर 3 और लगा देंगे, 1 2 और 3। ये सेटिस्फाइड हो चुका। अब इस वाले कार्बन पर अभी कितने हैं? 2। तो यहां पर हम 1 लगा देंगे, नहीं 2 नहीं, सॉरी 3 है, 1 2 3। तो हम कितने लगाएंगे? सिर्फ 1। अच्छा, इस वाले कार्बन के पास एक ही है, तो हम कितने लगाएंगे? 3। ठीक है, और इस वाले कार्बन के पास अभी एक ही बॉन्ड है, तो यहां पर कितने लगाएंगे हाइड्रोजन? 3। अगर आप देखो काउंट करोगे तो हाइड्रोजन आपके कितने हो चुके हैं? 10। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? अब आप ये सोचो कि अगर आपको C4H10 बनाने के लिए दिया गया तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे जब बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या बनाई गई है? स्ट्रेट चेन। और अगर ऐसे बनाते हो तो उस बच्चे ने क्या यूज किया? ब्रांच। ठीक है, ब्रांच चेन ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बार फिर से मेरी बात ध्यान सुनो। अब ये भी एक कंपाउंड रहा होगा सर, हाँ या ना? ये भी एक कंपाउंड है, ये भी अपने आप में एक कंपाउंड होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो? सेम हो। अलग अलग भी तो हो सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो गई होंगी, क्योंकि हमने अलग तरह से बनाया है इसका स्ट्रक्चर। लेकिन इन दोनों कंपाउंड के पास एक खास बात है, वो क्या? कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो दोनों के लिए कैसा है? सेम। हाँ या ना? ये C4H10 है, ये भी क्या है? C4H10। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फिर से सुनो, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला क्या होता है? सेम, बट स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। और आइसोमर में भी पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये फिनोमेना जो है वो दरअसल आइसोमेरिज्म कहलाता है, आइसोमर्स। ठीक है, ये अगर आपसे कोई पूछे आइसोमर क्या होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज, आइसोमर क्या होते हैं, तो आंसर है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कंपाउंड, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर। एक दूसरे के ये क्या हैं, आइसोमर्स। एक दूसरे के ये क्या हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम, और स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट, ऐसा। ये बात आ गई आपको समझ में। अब क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आइसोमेरिज्म को बड़े लेवल पर जाकर पढ़ोगे, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला सेम हो तो सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वहां कोई दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, ज्योमेट्री डिफरेंट हो या कुछ और भी डिफरेंट हो सकता है, तो वहां पर आप आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे दिया है कि आइसोमेरिज्म ये क्या होता है या आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात बताता हूं आपको। चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास पर आपका ना इसका बेस बना दिया जाता है। ठीक है, 10th क्लास में आपने कैसा पढ़ा है इसी बात पर डिपेंड करेगा कि 11th क्लास में जब यही चैप्टर दोबारा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, तब आप उसे कैसा पढ़ रहे होगे, मतलब कितना समझ आ रहा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा 10th में आपको कैसा पढ़ाया गया है या आपने कैसा पढ़ा है। ठीक है, और फिर क्लास 12th में जो केमिस्ट्री की एक पूरी बुक होगी वो इसी चैप्टर पर बेस्ड होगी, पूरी बुक, चैप्टर नहीं, बुक। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12th तक केमिस्ट्री पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अब जो क्लास स्टार्ट होगी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे अगले 2-3 साल तक काम आने वाली है चीज़ें। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं आपके सामने आपको ये बोलूं कि कोई हाइड्रोकार्बन बोर्ड पर लिखकर दिखाओ, क्या लिखकर दिखाओ, हाइड्रोकार्बन, तो हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात तो समझ आती है। तो बोर्ड पर बच्चे ने लिखना स्टार्ट किया, मान लो उसने सिर्फ एक कार्बन बनाया। ठीक है, तो जब वो एक कार्बन बनाएगा तो उसे हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे, बोलो कितने, 4। अगर सिर्फ एक कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 4 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर उस बच्चे ने 2 कार्बन यूज किए हैं तो फिर ईच कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन लगाएगा, 3। कितने लगाएगा, 3 लगाएगा, हाँ या ना, यस, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से है वहां पर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड। ये बोर्ड पर क्या बनाया हुआ है, तो आंसर है हाइड्रोकार्बन्स। क्या बनाए हुए हैं, ठीक है। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही पढ़े जाते हैं, तो आंसर है नो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़े जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के अलावा भी वहां पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कार्बन के साथ सिर्फ जरूरी नहीं है हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और चीजें भी जुड़ी हो सकती हैं। उनसे नए नए तरह के कंपाउंड बनते जाते हैं, और नए नए तरह के कंपाउंड बनेंगे, बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर बच्चों कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया इसको। जैसे ही मैं यहाँ हटाऊंगा तो यहाँ जगह खाली हो गई। जो जगह खाली हुई है उस जगह मैंने कुछ और लाकर लगा दिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन लाकर लगा दिया। कौन लगा दिया, क्लोरीन। अब जब मैंने यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था, जब इसको रिमूव किया और क्लोरीन को लगाया, तो अब ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है, हाँ या ना। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये बनाया किससे गया, तो आंसर है इसी हाइड्रोकार्बन से। किससे बनाया गया, इसी हाइड्रोकार्बन से बनाया गया। कैसे बनाया गया, तो आंसर है जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दो और उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा दो, तो एक नया कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इससे अलग होंगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से, मान लो जरूरी है सर क्लोरीन लगाएं, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका मन करे तो आप कुछ और लगा दो। तो हम ऐसा करते हैं, हमने यहाँ पर एक और ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर
जरूरी नहीं है एटम लगाएं, ग्रुप ऑफ एटम भी लगा सकते हैं। हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, OH, क्या लगा दिया है, OH लगा दिया। अब ये फिर से क्या बन गया, एक नया कंपाउंड। आप देख रहे हो हाइड्रोजन को हटाकर कुछ दूसरा लगाओ तो एक नया कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये OH जैसे लगाया एक नया कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से तो सर हाइड्रोजन को हटाते जाओ, नए नए कंपाउंड, नए नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाते जाओ और नए नए कंपाउंड बनाते जाओ। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बारे में है? तो आंसर है यस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, जो हाइड्रोकार्बन से बनाया गया वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो ये कहां से आया, तो आंसर हाइड्रोकार्बन से। तो ये हाइड्रोकार्बन का क्या हुआ, डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव बनाए कैसे जाते हैं ये समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर करके। क्या ये जरूरी है सर कि हाइड्रोजन को रिमूव करके मतलब एक ही हाइड्रोजन रिमूव किया जाए? मेरा मन तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करने का कर रहा है, तो यस कर दो, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो। यहां से ये हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पर कुछ और लगा दिया, हाँ या ना, लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। हाइड्रोजन रिमूव करके कुछ और लगा दिया, इसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ये हमने क्लोरीन लगाया था, ये क्या लगाया है, ब्रोमीन, ठीक है। अच्छा जरूरी है कि 2 करें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, 3 कर सकते हैं, क्या 4 कर सकते हैं? हाँ, चारों कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या कर सकते हैं, चारों भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर करके हम नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम वहां पर लगाकर नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हम नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा रहे हैं उनका नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है, ये सर आपने क्या लगा दिया है यहां पर, तो आंसर है ये लगा हुआ है यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नए नए फंक्शनल ग्रुप लगाते जाओ और नए नए कंपाउंड बनाते जाओ, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये क्लोरीन है, तो सर हमें पता चल गया, आपने कहा क्लोरीन तो हमने मान लिया क्लोरीन, ये ब्रोमीन कहा तो ब्रोमीन मान लिया। अब लेकिन ये OH है, ये क्या है सर, ये कौन सा ग्रुप है? अब आपको इसका नाम नहीं पता, इसका आपको नाम नहीं पता है, तो आपको NCERT की बुक में और हमारे नोट्स के अंदर भी आपको एक टेबल मिल जाएगी इस टाइप की। मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पर डेमो टाइप का रख दिया है, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी एक टेबल बनाई हुई है आपके नोट्स के अंदर, वहाँ आपको मिल जाएगी कि अगर क्लोरीन ग्रुप लगाया किसी बच्चे ने, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका नाम क्या होगा, क्लोरो। क्या नाम लगाया, मतलब जब हम Cl लगाते हैं तो हम ये नहीं कहते हमने क्लोरीन लगाया, हमने क्या लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगाया, क्लोरो ग्रुप। ये बात आई आपको समझ में? फिर से ब्रोमीन लगाया, Br लगाया तो कौन सा ग्रुप है, क्या नाम है, ब्रोमो। OH लगाया तो कौन सा, हाइड्रोक्सिल। अब ध्यान से सुनना, अब ये वाले जो तीनों हैं ना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने वाली कोई बात ही नहीं है। सुनो, कार्बन पर डबल बॉन्ड पर क्या है, O, डबल बॉन्ड पर क्या है, O, और सिंगल बॉन्ड पर क्या है, H, तो इसका नाम होगा एल्डिहाइडिक। क्या नाम होगा, एल्डिहाइडिक कहो या एल्डिहाइड कहो, एक ही बातें हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में बच्चों देखो क्या कहेंगे, ध्यान देखना, C है, H है और क्या है, O, C है, H है और क्या, O, तो CHO ग्रुप अगर लगा हो तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड। शॉर्ट में जैसे CHO कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा फिर से यहां पर फिर से देखो, कार्बन के पास डबल बॉन्ड पर क्या हो, O, और दोनों साइड क्या क्या हो, कार्बन, क्या हो। अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कार्बन। ध्यान रखना, तो बोथ साइड में, जैसे सर यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब इधर क्या है, तो आंसर है कार्बन, ठीक है। या कार्बन की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पर ये कह रहा हूं ये कार्बन ही है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कार्बन, यहां पर भी क्या होगा, कार्बन। तो इसका मतलब जो बीच वाले कार्बन पर जब डबल बॉन्ड पर O आता है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बना भी दे रहा हूं, तो देखो बीच वाले कार्बन पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड पर O, है ना। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोनिक नाम है, बट उससे क्या आप शॉर्ट में क्या कहोगे, कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, दोनों कौन से वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, बीच वाले, मिडिल वाले पर, और दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन। अच्छा इधर वाले में यहां पर कार्बन है, ठीक है। अब आप देखो
डबल बॉन्ड पर कार्बन यहां पर भी है, डबल बॉन्ड पर सॉरी ऑक्सीजन यहां पर भी है, बट इधर कार्बन है लेकिन इधर क्या है, हाइड्रोजन, जबकि इसमें तो दोनों में कार्बन है। दोनों में डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? अच्छा इस वाले को ध्यान से देखो, यहां कार्बन पर डबल बॉन्ड पर क्या है, O है। अच्छा इधर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या लिखा होगा, कार्बन रहा होगा कोई, ठीक है। अच्छा और इधर सिंगल बॉन्ड पर क्या लिखा हुआ है, OH। तो ये तीनों अलग अलग हुए या नहीं हुए? डबल बॉन्ड पर जब देखो, जब बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड पर O हो तो उसे कहते हैं कीटोन, जब डबल बॉन्ड पर O हो और सिंगल बॉन्ड पर H हो तो उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, और जब डबल बॉन्ड पर O हो और सिंगल बॉन्ड पर OH हो तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, याद रखो क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसको अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो COOH, COOH ऐसा, COOH जब लगा हो COOH तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। याद रखोगे, ठीक है। अच्छा ये जो मैं नाम बता रहा हूं आपको, आपने फर्स्ट टाइम देखे हैं ये नाम, अब नाम सुनने में भी बड़े अजीब से लग रहे हैं और बिल्कुल घबराहट सी हो रही है कि ये क्या क्या शुरू हो गया हमारी लाइफ में, ये तो अलग ही कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इनसे घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनको आपको डिटेल में और आराम आराम से पढ़ा दिया जाएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी केवल ऐसा समझ लो कि जब हम लगाते हैं ना फंक्शनल ग्रुप को लगाते हैं तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें क्लास 10th में लगाने हैं, उनकी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है बस, कि ये सारे लगाने वाले हो आप, मैंने सिर्फ ये दिखाया है आपको, ठीक है। कैसे लगाने हैं, कैसे नहीं लगाने हैं, क्या नाम होंगे उनके, वो सब सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप केवल इनको देख लो बस, केवल एक बार नज़र मार लो इन पर कि ऐसे ऐसे लगाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात, कि जब सर हम किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे तो जो कंपाउंड बन के तैयार होगा उसे हम बुलाएंगे क्या, मतलब बोलेंगे क्या, उसका नाम क्या होगा। तो उस नाम को सीखने के लिए हम आपके सामने क्या करेंगे, एक तरीका है, एक नाम लिखने का एक मेथड है ना, जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना, ठीक है। उस नाम रखने को हम सीखेंगे, ठीक है। नाम रखने को सीखेंगे, उससे पहले हम जो नाम लिखेंगे वो एक ग्रुप के कई सारे नाम लिखेंगे, एक ग्रुप के, एक फंक्शनल ग्रुप के एक नाम नहीं लिखेंगे, कई सारे नाम लिखेंगे, तो उनको कहेंगे हम उस फंक्शनल ग्रुप की वो क्या है, सीरीज। क्या है, सीरीज। इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब देखो अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। जैसे ये कार्बन है, कितने कार्बन बोर्ड पर अभी लिखे हुए हैं, एक कार्बन लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो एक कार्बन पर अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊं तो यहां पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे बोलो, 4, ठीक है। ये एक कार्बन हो गया। अब एक कार्बन के बाद 2 कार्बन लगाओ, ठीक है। 2 कार्बन लगा रहा हूं तो देखो क्या होगा, 2 कार्बन लगाने पर यहां पर हाइड्रोजन गिनते जाना, कितने लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं बोलो, यहां पर कितने लग रहे थे, 4। यहां पर आपने कहा 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन लगे। जब 2 कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब नेक्स्ट एक और कार्बन बढ़ाओ, 1 2 3, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगाना है इन पर, तो जब आप हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है, जब आप हाइड्रोजन लगा रहे हो तो अगर आपने हाइड्रोजन काउंट किए हैं तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 कार्बन है और हाइड्रोजन अगर आप काउंट करोगे तो कितने मिले, 8, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, पहले कार्बन कितना था, 1, कार्बन कितना था, 1, हाइड्रोजन कितने थे। जैसे ही हमने एक कार्बन बढ़ाया तो हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए, फिर से जैसे ही हमने एक कार्बन बढ़ाया हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, 2, ठीक है। अब ये क्या चलती जा रही है, एक सीरीज। अब अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोर्ड पर ना भी बनाऊं तब यहां बैठे हुए सभी बच्चे बता सकते हैं कि जैसे ही मैं एक कार्बन बढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट में हाइड्रोजन कितने आ रहे होंगे, 10। क्यों, क्योंकि हर बार क्या बढ़ता जा रहा है, 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाले का मैं स्ट्रक्चर ना भी बनाऊं तब भी यहां पर सभी बच्चे ये बता सकते हैं कि अगर सर आपने कार्बन 5 बनाए तो हाइड्रोजन कितने हो चुके होंगे, 12। इस तरह की जो सीरीज होती है
इस तरह की जो सीरीज होती है उसे क्या कहते हैं? होमोलोजियस सीरीज। क्या कहलाती है? होमोलोजियस सीरीज। ये बात आ रही है समझ में? तो ये जो सीरीज मैंने बनाई है ना, ये ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अलग अलग के लिए बनाओगे। अलग अलग का क्या मतलब है? जैसे ये बोर्ड पर जो आपके सामने बने हुए हैं ये सब एल्केन हैं। क्या हैं? एल्केन कौन होते हैं? भूल गए? जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। तो ये एल्केन की फैमिली है। एल्केन की क्या है? ये फैमिली। इस बात का क्या मतलब है कि जो सिंगल बॉन्ड वालों का सबसे छोटा वाला बच्चा कौन होगा? एक कार्बन। एक कार्बन, फिर उससे बड़ा 2 कार्बन, फिर उससे बड़ा 3 कार्बन, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये एल्केन की पूरी क्या है? फैमिली। ठीक है। इस फैमिली के अंदर खास बात क्या है कि यहां पर जो सक्सेसिव मेंबर है, एक मेंबर के बाद जो नेक्स्ट मेंबर आता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। किसका? तो आंसर है एक कार्बन का डिफरेंस होता है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। हाँ या ना? इस बात का क्या मतलब है सर? देखो ध्यान से देखो, सबसे छोटा मेंबर इस कौन है इस फैमिली का? CH4। ठीक है, CH4। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो कितना है? C2H6। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालो। 2 कार्बन में से एक कार्बन गया तो कितना बचा? एक कार्बन। और 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गए तो कितने बचे? हाँ या ना? ठीक है। अब फिर से देखना, इन दोनों मेंबर्स में, इन दोनों मेंबर में क्या डिफरेंस है? तो आंसर है इस वाले मेंबर के पास इससे एक क्या ज्यादा है? कार्बन। और कितने ज्यादा है हाइड्रोजन? 2। तो इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है? CH2 का। कितने का? CH2 का। हर बार क्या बोलोगे? CH2 का। किसी भी होमोलोजियस सीरीज में, किसी भी होमोलोजियस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर होता है उसमें किसका डिफरेंस होता है? तो आंसर है CH2 का डिफरेंस होता है। ये बात आ रही है सबको समझ में? ठीक है। या अगर दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, जैसे कार्बन का बच्चों एटॉमिक नंबर ना 12 होता है। 9th में सीखा होगा, एटॉमिक मास सीखा ना। एटॉमिक नंबर तो इसका 6 होता है, सॉरी, एटॉमिक मास कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पर कितना है? 2 है ना। तो ये टोटल कितना हो गया? 14। ठीक है। तो अगर आप कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी होमोलॉजियस सीरीज में, किसी भी होमोलॉजियस सीरीज में 2 मेंबर के बीच का डिफरेंस या तो CH2 होता है या उनके मास में डिफरेंस कितना होता है? 14 एटॉमिक मास। कितने का? 14 एटॉमिक मास। ठीक है। फिर से इन दोनों में बताओ कितना एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा? 14 एटॉमिक मास। हाँ या ना? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? CH2 का ही तो डिफरेंस है। तो CH2 में अगर देखें कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, और क्योंकि 2 एटम है तो टोटल कितने का? 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो एक होमोलॉजी सीरीज क्या होती है? तो होमोलॉजी सीरीज किसी एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शनल ग्रुप का या ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस CH2 या 14 एटॉमिक मास का होता है। ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपके, जो आपको एग्जाम में लिख कर आनी होती है, वो मैंने आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, होमोलॉजी सीरीज समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जितने भी ग्रुप मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, इन सब की हम लोग क्या लिखेंगे? होमोलॉजियस सीरीज। क्या लिखेंगे? और उसी होमोलॉजियस सीरीज में सबका हम क्या लिखना सीखेंगे? नाम। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? हम क्या कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर। क्या कर रहे हैं? हिंदी में कहते हैं नामकरण। बच्चे का नाम रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे इनका भी नाम रखोगे। ठीक है। तो फैमिली के अगर हम बात करें होमोलॉजी सीरीज की, तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे एल्केन की, फिर एल्कीन की, और फिर एल्काइन की। इनका हम नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है। जब हम नाम लिखना सीखेंगे तो हम कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे बच्चों। ठीक है। क्या रूल फॉलो करेंगे? सुनने ध्यान से। जब भी एक कार्बन दिखाई देगा किसी फैमिली में, किसी फैमिली मेंबर को हम देख रहे हैं और वहां एक कार्बन दिखाई देगा, तो उसका नाम हमेशा मिथ से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? मिथ। किससे स्टार्ट होगा? मिथ। यानी कि एक कार्बन वाले मेंबर का नाम स्टार्ट मिथ से होगा। बाकी का डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच कर रहे हो आप। ठीक है। तो उनका नाम क्या होगा? हमारी तरह नहीं कुछ भी सुनीता, गीता, रीता कुछ भी नाम रख दिया, ऐसा नहीं, फिक्स है।
क्या कि स्टार्टिंग अगर एक कार्बन है तो मिथ, और अगर दो कार्बन हुए सर तो तब उसका नाम इथ से स्टार्ट होगा। इथ, क्या नाम होगा? इथ, ठीक है, ओके। अगर सर तीन कार्बन हुए तो उसका नाम प्रोप से स्टार्ट होगा। प्रोप, है ना, उसके आगे जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पूरा लिखना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ब्यूट से स्टार्ट होगा, हालांकि यहाँ ब्यूटा होता है बट अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर ब्यूट लिख दिया है। अगर चाहो तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्यूटा भी लिख लो, ठीक है। क्या नाम होगा? ब्यूटा, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटा। और 5 कार्बन अगर सर आ गए तब क्या करोगे आप? तो 5 कार्बन के लिए उसका नाम पेंट होगा, पेंटा, पेंट, या अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए पेंटा लिख देता हूं, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा? 5 कार्बन हुए तो नाम ही पेंटा से स्टार्ट होगा। किससे? पेंटा या पेंट सिंपली, ठीक है। 6 कार्बन आ गए सर तो उसका नाम हेक्स होगा, हेक्स से स्टार्ट होगा, हेक्स नहीं होगा, हेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, 7 कार्बन आ गए तो सेप्ट, 8 आ गए तो ऑक्ट, 9 आ गए तो नोनिन, और 10 आ गए तो डेका, ठीक है। लेकिन ये सर अब लिख क्यों नहीं रहे हो बोर्ड पे? क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। मैक्सिमम 6 या ज्यादा से ज्यादा 7 आ जाएगा तो वो भी लिख देता हूं, हेप्ट। चलो एक और लिख देता हूं एक्स्ट्रा, हेप्ट, ठीक है। क्या नाम होगा? हेप्ट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कौन से कितने कार्बन की सीरीज दी जाएगी क्लास 10th लेवल पर? तो आंसर है 6 कार्बन, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और अगर ज्यादा आ गया तो 7 हो जाएगा। बट मैंने आपके नोट्स के अंदर 10 तक लिख कर दिया हुआ है, तो आप वहां पर अगर चाहें तो उनके नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नामकरण समझ में आ रहा है कि जैसे ही कोई फैमिली मेंबर सामने आएगा तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उनके अकॉर्डिंग इनके ये नाम होंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? अब इसके बाद सर ये तो पता चल गया नाम शुरुआत कैसे होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पूरा नाम क्या होगा, पूरा नाम कैसे रखोगे उसका? तो वो बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, सबसे पहला कौन सा? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ये क्या लिख दिया सर बोर्ड पर? ये तो ऊपर से निकल गया। कार्बन का नहीं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि यहां पर आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे पुट करते जाओगे तो आपके पास उस होमोलॉजियस सीरीज के सारे मेंबर्स आते चले जाएंगे। इस बात का भी क्या मतलब है? सुनो, n की वैल्यू 1 रखो, बताओ, थोड़ा बहुत मैथ तो आता होगा। n की वैल्यू 1 रखो, यहां पर क्या आएगा बोलो? C1 और H, n की वैल्यू 1 रखो यहां पर, 1 × 2 कितना? 2, 2 + 2 कितना? 4। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास पहला मेंबर इस सीरीज का निकल कर आ जाएगा, क्या? CH4। तो एल्केन सीरीज का पहला मेंबर क्या होता है? CH4। ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने निकाला कहां से? ये जनरल फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो कौन सा मेंबर आ जाएगा? फर्स्ट मेंबर। 2 रख दें तो सेकंड मेंबर, 3 रख दें तो, और इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि अगर मैं 100 रख दूं तो उस सीरीज का कौन सा मेंबर डायरेक्टली निकाल सकता हूं? 100th नंबर पर जो मेंबर रहा होगा। ये समझ आया आपको? ठीक, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब सभी बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीन पर मेरे पास इस एल्केन की होमोलॉजियस सीरीज का सेकंड मेंबर बताएंगे, n की वैल्यू 2 पुट करके। बताइए कितना आएगा? यहां 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, कितना आएगा? ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन सभी बच्चों को पता है कि होमोलॉजियस सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। तो पहला CH4 है, इसमें CH2 ऐड कर दो तो 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। वैसे भी समझ सकते हो, लेकिन जनरल फॉर्मूले का बहुत बेनिफिट आपको आगे आने वालों क्लासों में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू 3 रखकर बताओ, फटाफट से रखो। C3, 3 रखा, यहाँ 3 रखोगे, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। समझ आ गया जनरल फॉर्मूले का क्या यूज है? ऐसी 4 रखो, एक और रखो 4, C4H10। ठीक है सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुने
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला नाम लिखकर दिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला नाम हम किसका नॉमेनक्लेचर करना शुरुआत कर रहे हैं? एल्केन का। एल्केन का जब नाम लिखा जाएगा तो नॉमेनक्लेचर के केस में, एल्केन के केस में सफिक्स में ऐड किया जाएगा क्या? ANE। क्या ऐड किया जाएगा? ANE, ठीक है। क्या ऐड किया जाएगा? बोलो फिर से। ANE। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि आपने कहीं ये कहा था कि अगर एक कार्बन दिखाई दे तो उसका नाम स्टार्ट होगा किससे? मिथ से। किससे स्टार्ट होगा? मिथ से, ठीक है। इसको वर्ड रूट भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड रूट, जहां से नाम स्टार्ट हो रहा है, मिथ से, ठीक है। तो एक कार्बन है कि दो है यहां पर? बोलो। एक है। एक कार्बन का नाम किससे स्टार्ट होगा? मिथ से। और इसमें ऐड करा दिया जाएगा क्या? ANE। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। कुछ टफ है क्या? अरे छोटे बच्चों वाली चीज है। फिर से, दो कार्बन अगर हुए तो क्या नाम रखा जाए? कहां से नाम स्टार्ट होगा? इथ। तो दो कार्बन दिखे तो दो कार्बन के लिए नाम क्या होगा? इथ। और साथ में क्या जोड़ा जाएगा? एन। कब? एन कब जोड़ा जाएगा? जब क्या हो? एल्केन। एल्केन मतलब जब सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा? बोलो। इथेन। इथेन। चाहो तो आप इन सब के स्ट्रक्चर भी साथ के साथ बनाते चलो और तब उनके नाम लिखते रहो, वो भी ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पर एक कार्बन, तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। एक कार्बन है तो क्या आएगा? मिथ। और मिथ आएगा, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है। एल्केन है तो क्या ऐड किया जाएगा? ANE। तो क्या नाम हो गया? मीथेन। दो कार्बन है, दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। सभी जगह पर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो दो कार्बन के लिए क्या आता है? इथ। और सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है तो क्या आएगा? सफिक्स में। सफिक्स का मतलब पीछे। पीछे क्या आएगा? ANE। तो नाम क्या हो जाएगा? इथेन। और थर्ड नाम अब आपको पता चल गया अपने आप से। 3 कार्बन है, 1 2 3। इन सभी पर मैं लगा दे रहा हूं हाइड्रोजन, ठीक है। सभी पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ओके। अब ये 8 मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब गिनो इसका नाम। देखो नाम क्या होगा? 1 2 3। कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन हो तो कहां से स्टार्ट होगा नाम? प्रोप। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? बोलो। प्रोप। हाँ करेक्ट। प्रोप के साथ ऐड हो जाएगा क्या? ANE। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। आसान है ये तो। कुछ टफ लग रहा है क्या? फिर से, यहां पर 4 कार्बन दिखाई दिए, 4 कार्बन दिखाई दिए, 1 2 3 4 और 10 हाइड्रोजन यहां पर मैं इनके साथ लगा रहा हूं। और हाइड्रोजन लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हर एक कार्बन के चारों तरफ मतलब उसकी वैलेंसी 4 हो जानी चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब इसका नाम लिखना है हमें। तो जब 4 कार्बन आएंगे तो नाम दरअसल किससे स्टार्ट होगा? अभी यहाँ पर ब्यूटा नहीं, ब्यूट लिखता हूँ, ठीक है। क्या नाम है? ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट अगर होगा तो यहाँ पर लिखोगे ब्यूट और प्लस में क्या? ANE। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है। और अगर मान लो सर 5 कार्बन होते तो C5 और क्या आता? N की वैल्यू देखो 5 रख लो यहाँ पर। N की वैल्यू 5। देखो ये जनरल फॉर्मूला सर क्यों बता रहे हो? जब आपने यही बता दिया कि CH2 का डिफरेंस होता है तो फिर ये जनरल फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? तो अभी तो ये बोर्ड पर सारे सीक्वेंस में लिखे हुए हैं तो इसलिए आप इसमें CH2 ऐड करते जा रहे हो, नेक्स्ट आ रहा है। और अगर एग्जाम में सीधा 5 वाला लिखने को आया तो क्या पहले 4 लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। तो जनरल डायरेक्टली हाइड्रोजन पता करने का क्या तरीका है? जनरल फॉर्मूला याद कर लो। N की वैल्यू यहाँ 5 रखो, यहाँ C5 हो जाएगा। N की वैल्यू यहाँ 5 रखो, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो यानी कि जब कार्बन में 5 होता है एल्केन के केस में, तब हाइड्रोजन 12 होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर दो, हाइड्रोजन अटैच कर दो और फिर इसका नामकरण कर दो जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। 1 2 3 4 5।
5 कार्बन हो तो उसके लिए क्या आता है, पेंट, ठीक है, पेंट, और साथ में ऐड होगा क्या, ANE, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। आसान है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये बात। मैं आपके सामने बोर्ड पर एक एल्केन बना रहा हूं, ठीक है, आपको उसका नाम लिखना है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, आपको केवल कार्बन, क्योंकि हमें सिर्फ कार्बन पता होना चाहिए, हाइड्रोजन पता हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, ब्यूटेन। क्यों सर, ब्यूटेन क्यों होगा सर, क्योंकि 4 कार्बन के लिए हमने पढ़ा है क्या आता है, BUT, BUT, ब्यूट, क्या आता है, ब्यूट। और सर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए क्या आएगा, ANE, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस वाले पेज पर देता हूं तो फटाफट से बता पाओगे, ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम है, हेक्सेन, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। और क्योंकि सभी जगह सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन, एल्केन है, ठीक है। आसान है या नहीं नाम रखना। फिर से ये इसका नाम बताइए क्या होगा, क्या नाम होगा, इथेन। अरे अब तो नाम पता है, इसका नाम बताओ, ठीक है, सबका नाम पता चल रहा है, इसका नाम प्रोपेन, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, आप प्रोपेन, हेक्सेन, मीथेन, ईथेन, तो बेसिकली सभी बच्चे जब ये याद कर लेंगे कि कितने कार्बन को क्या कहते हैं तो उनको बताना आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है ना याद हो कि किसको क्या कहते हैं, तो इसलिए एक बार देखना पड़ रहा है, फिर लेकिन आप एक बार में जब ये याद कर लोगे तो इनका नाम लिखना बहुत आसान होगा। ये समझ आ रहा है, क्लियर हुई बात, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।